हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपको सभी एक जगह मिलेगा बीएससी के लिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, और फिजिक्स में बीएससी सेमेस्टर 4 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बीएससी सेमेस्टर 4, जिसमें टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ये आपका टॉपिक है जो आपके सेमेस्टर 4 में रहने वाला है। ठीक है, आई होप आपको सिलेबस पता होगा। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं तो ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ बेसिक चीज़ें कंप्लीटली पता हो। ठीक है, उनमें कोई डाउट नहीं हो। अगर वो चीज़ें आपको पता होंगी तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से थर्मोडायनेमिक्स को और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स दोनों को समझ पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। यहाँ पे आपको दो वर्ड्स सेपरेटली दिख रहे होंगे, जिसमें थर्मो का जो रिलेशन है वो टेम्परेचर से होता है। किससे होता है? टेम्परेचर से। टेम्परेचर और डायनेमिक्स, हम डायनेमिक्स में देखते हैं मास, इसकी एनर्जी। अब किसकी एनर्जी, किसका मास, किसका प्रेशर, ये किसी सिस्टम का होगा। ठीक है, प्रेशर, मास, एनर्जी और वर्क की बात करेंगे तो भी वो भी करेंगे, लेकिन ये सब चीजें किस पे डिपेंड करेंगी? आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी। ठीक है, किसी भी सिस्टम की, हम जैसे अगर सिस्टम और सराउंडिंग मतलब यूनिवर्स की जब बात करते हैं तो हमारे पास सिस्टम और सराउंडिंग दो चीजें होती हैं। तो हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, हीट का फ्लो कैसे होता है, हीट कब देनी होती है, कब लेनी होती है, कब सिस्टम द्वारा काम किया जाता है। ठीक है, ये सब चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, सो आपको पता चल गया कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसमें, मैं कुछ आइडिया दे रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे मैं कुछ दो दो तीन एनालॉजी रखा हूँ, आप इनको अच्छे से समझोगे। ठीक है, एनालॉजी करोगे कि कैसे हम डिफाइन करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो एक आता है आपका मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, दूसरा आपकी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। दो टाइप की अप्रोच है, समझ लो। ठीक है, जहाँ पे हम एक में जो बात करेंगे वो थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक है, इनको आप बोल सकते हो हिंदी में स्थूल। ठीक है, हाँ, एक बात और बता दूं, ये क्लास आप ये मत समझना कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, दोनों के लिए है। क्योंकि इतना तो सबको समझ में आता है और आना भी चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपी जो पैरामीटर है वो आपकी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से रिलेट करता है। ओके, तो माइक्रो का मतलब पता ही है, सूक्ष्म। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजों से डील करता है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि ये कोई सिस्टम है। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने सिस्टम, ये है सिस्टम। और ये अंदर जो डॉटेड हैं इनको क्या बोल दिया हमने? सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, ये है सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट। तो मतलब इन कॉन्स्टिट्यूएंट से या इन पार्टिकल्स से, इन एटम्स से, इन मॉलिक्यूल्स से ये सिस्टम मिलकर बना है। मान लो अंदर गैस भरी हुई है, मॉलिक्यूल होंगे, एटम्स होंगे। ठीक है, तो इन सब से मिलकर जो बन रहा है वो क्या है? सिस्टम। जब हम एटॉमिक लेवल की बात करते हैं, फर्मी लेवल की बात करते हैं, या फिर एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की बात करते हैं, तो हमारे पास स्टैटिस्टिकल अप्रोच हमें काम में लेनी होती है पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे स्टैटिस्टिकल की बात करूँ तो स्टैटिस्टिक्स में एक आता है एमबी स्टैटिस्टिक्स, जिसको आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन बोलते हो। ठीक है, ये क्लासिकल स्टैटिक्स है। फिर एक आता है बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, और दूसरा फर्मी डिराक। ये फर्मियंस के लिए वैलिड है और ये बोसॉन के लिए वैलिड है। बोसॉन जो कि बोसॉन कौन से होते हैं? बोसॉन वो पार्टिकल होते हैं जो इंटीजर स्पिन रखते हैं, लाइक 0 1 2 3। ठीक है, एंड सो ऑन। और आपके जो फर्मी डिराक स्टैटिक्स है वो आपके, ये समझो कि इलेक्ट्रॉन से डील करती है या फर्मियन से डील करती है। ठीक है, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक, म्यूनिक और टॉनिक जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनसे डील करती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, क्लासिकल स्टैटिक्स, बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स और फर्मी डिराक स्टैटिक्स, ये सब हम स्टैटिस्टिकल में बात करेंगे जब हम एंसेंबल पढ़ेंगे, या फिर कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कैनोनिकल एंसेंबल, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल
और माइक्रो कैनोनिकल एंजाइम की जब बात करेंगे, पार्टीशन फंक्शन की बात करेंगे, तो बहुत सारी बातें करने वाले हैं, तो वो आपको स्टेटिस्टिकल में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको एक चीज क्लियर करनी है कि जब भी मैक्रोस्कोपिक कोई ऑब्जेक्ट आए जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो वो आपका मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होगा। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब बात करेंगे तो एटम या फिर जैसे गैस की बात करेंगे। ठीक है, अब गैस एज ए सिस्टम लेंगे, एज ए होल लेंगे, तो हम उसको थर्मोडायनेमिक्स से ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर गैस के पार्टिकल्स की बात करेंगे, उसकी इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, या फिर उसकी एंट्रोपी के बारे में बात करेंगे, तो वो सारे पैरामीटर्स यहाँ चल जाएंगे, स्टैटिस्टिकल अप्रोच लग जाएगी या फिर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच हो जाएगी। ओके, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का कुछ और। ठीक है, अभी सबको आइडिया हो गया होगा कि हम सेमेस्टर 4 की बात कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स की। तो थर्मोडायनेमिक्स से कुछ चीजें हैं। ठीक है, जैसे एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी और इंटरनल एनर्जी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, दो वर्ड्स हैं, सब रिलेट कर पा रहे हैं, और इसमें कोई भी वैसे रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन बना रहता है। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी है, एनर्जी होता है आपका, तो कोई भी काम करने की जो एबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। तो हम इसको लिख देंगे द एबिलिटी, द एबिलिटी टू डू समथिंग। ठीक है, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड एनर्जी। अच्छा, अब इंटरनल एनर्जी को देखो, इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इंटरनल एनर्जी आपका होगा कि मान लो सिस्टम है, सिस्टम के कुछ पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स के बीच में अगर कोई इंटरेक्शंस हो रही है, तो इन इंटरेक्शंस की वजह से जो भी आपकी एनर्जी आएगी, उस एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे मान लो आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन कहीं पे होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा, तो उसके बीच में कोलम्बिक एनर्जी भी होगा, कोलम्ब रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और अगर कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन की वजह से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कुछ डिफरेंसेस होगा। तो वो क्या होती है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है। तो उसको क्या बोल देंगे हम, द सम ऑफ, द सम ऑफ, द सम ऑफ, द सम ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स। ऑल पार्टिकल्स कौन से होंगे, ऑल पार्टिकल्स सिस्टम के हो जाएंगे, या ऐसे बोल देंगे द सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, तो ऐसे बोल देंगे जो कि इजी रहेगा, द सम ऑफ ऑल टाइप। अब टाइप की बात क्यों हुई, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ओके, इंटरनल एनर्जी। ओके, ध्यान से इसको समझना, इसमें बेसिक सी बात है कि अगर मान लो ये सिस्टम है, इस सिस्टम की एज ए होल जो एनर्जी होगी, ठीक है, जो उसको हम जनरल एनर्जी बोल देंगे, बट जो इंटरनल एनर्जी होगी, जो इंटरनल एनर्जी है, वो आपके जो इनसाइड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनसे रिलेट करती है। ठीक है, तो इनके बीच में मान लो कौन कौन सा, मान लो अंदर तो गैस फिल है, तो गैस की काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की। और मान लो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन इसमें से कोई भी होगा, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होगा तो रिपल्सन होगा। ठीक है, तो कोलम्बिक एनर्जी भी हो सकती है, कोलम्बिक एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, तो इस इन टाइप की जो जितनी भी एनर्जीज होंगी उन सब का क्या होगा, ये सम होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हीट की। हीट के बिना तो थर्मोडायनेमिक्स है ही नहीं, हीट अगर नहीं होगा तो कुछ भी थर्मोडायनेमिक्स नहीं होगा, कुछ पढ़ भी नहीं सकते, कुछ सोच भी नहीं सकते, और सारे लॉ बेकार हैं आपके जितने भी हैं। एक्चुअली 4 लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के। ठीक है, तीन, ऐसे उनको 3 बोला जाता है, लेकिन एक जीरो होता है जो सबके बाद में आया था। ओके, तो देखो हीट, हीट क्या है, हीट, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि ट्रांसफर होती है। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रांसफर होती है,
तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट के साथ में रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे हम ग्रेडियंट पढ़ते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में, तो वहाँ पे हम ग्रेडियंट डिफाइन करते हैं डेल ऑपरेटर, ठीक है। तो ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है किसी भी सरफेस से नॉर्मल डायरेक्शन की तरफ तो मैक्सिमम चेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि हीट इज सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। अब सम, यहाँ पे फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है, लेकिन इसमें कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि ये ट्रांसफर होती है विदाउट एक्सचेंज ऑफ मास। यहाँ पे मास का एक्सचेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर मास का एक्सचेंज होगा तो वो समझो कि सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, ठीक है, और उसको हम हीट या हीट एनर्जी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे ट्रांसफर होता है विदाउट एक्सचेंज ऑफ मास, ठीक है। तो हीट इज सम फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर ट्रांसफॉर्म दैट ट्रांसफर विदाउट विदाउट एक्सचेंज ऑफ मास। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, विदाउट एक्सचेंज ऑफ मास। इस बात को स्टूडेंट भूल जाते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है, ये गलती नहीं करनी। तो विदाउट एक्सचेंज ऑफ मास दैट ट्रांसफॉर्म टू दैट ट्रांसफॉर्म ड्यू टू, इसकी वजह से होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा, इसको बेसिक सी बात से समझो आप। मान लो ये कोई मेटल रोड है, क्या है? मेटल का रोड है, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे ए है, इधर पॉइंट बी है। यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। लेट टेम्परेचर T1, कंसिडर करो कि T1 ग्रेटर देन T2। अब T1 ग्रेटर देन T2 है, विच इम्प्लाइज, तो हीट ट्रांसफर होगा वो कैसा होगा? माइनस ग्रेडियंट ऑफ, हाँ, जो भी है, मान लो इसका फंक्शन बनाते थे ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर T का, या फिर T2 माइनस T1, सॉरी T1 माइनस T2, ठीक है। नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि हॉट से कोल्ड की तरफ, इधर हॉट से ये कोल्ड की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो हम इसको डेल्टा क्यू बोल देते हैं कि हीट का ट्रांसफॉर्म कहाँ हुआ, ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हुआ है? हॉट टू कोल्ड हुआ है, ठीक है। ये आपका हीट था। अब हम कुछ चीजें और देखेंगे आगे जो बेसिक हैं और वो आपको आनी चाहिए, लाइक स्पेसिफिक हीट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट होता है अगर किसी सिस्टम को हम हीट देते हैं, ठीक है, तो उस हीट देने से, या फिर ये बोल दें कि हीट रिक्वायर्ड टू द हीट रिक्वायर्ड, इतना हीट चाहिए हमें कि किसी भी 1 ग्राम मास को, या फिर ऐसे बोल दें कि 1 यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन तक इंक्रीज कर दें, ठीक है। तो वो उस सैंपल के लिए या फिर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, जैसे बोलते हैं कि द हीट गिवन टू द सिस्टम, गिवन टू द सिस्टम, ये डेफिनेशन में लिखता नहीं, लेकिन लिखे इसलिए रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको 2 नंबर के मार्क्स में पूछ ले, और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाने के लिए भी आपको ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। और आप साथ में नोट्स बना सकते हो, हिंदी इंग्लिश में दोनों में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो द हीट गिवन टू द सिस्टम टू इंक्रीज द टेम्परेचर, टू इंक्रीज इंक्रीज द टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर? टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ऑफ यूनिट मास और 1 ग्राम, इसको 1 ग्राम में बोल देंगे, ठीक है, यूनिट मास। टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस, बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन is known as specific heat। ओके, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अगर इतना क्लियर हो ही गया है तो हम इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। जैसे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू,
डेल्टा क्यू हमने बोला हीट गिवन टू द सिस्टम, डेल्टा क्यू हीट है जो कि हम सिस्टम को दे रहे हैं, और ये मास की बात कर रहा है तो मास इंटू मास इंटू स्पेसिफिक हीट, इससे स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, विच इम्प्लाइज जिस जो हमने हीट दिया उस हीट ने क्या क्या काम किया, उस हीट ने टेम्परेचर का डिफरेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन तक किया। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट जो आएगा वो आपका डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी एंड डी टी, ठीक है, एम सी डी टी। इसको डेल्टा टी और डी टी का भी एक कॉन्सेप्ट है, वो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, क्योंकि डी टी जो होता है ना वो इनफिनिटेसिमल चेंज के लिए होता है, ये जनरल चेंज के लिए बोल देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे इफ हम कंडीशन डाल दें, इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस एंड मास इज इक्वल टू 1 ग्राम, तो विच इम्प्लाइज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी विच इज स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो वो डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन मैंने लिखी है जो बोली है वो सेम है, कि अगर यूनिट मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक या फिर 1 केल्विन तक अगर बढ़ाया जाए, ठीक है, और तो उस अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोल देंगे हम, स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, ओके। तो ये आपका हीट स्पेसिफिक हीट हो गया। यहाँ पे आपको मैं कुछ जनरल चीजें बता देता हूँ जो आपको याद रखनी है, और आई होप आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा सबने, 12th स्टैंडर्ड में सबने पढ़ा होगा, ठीक है। देखो हमने फॉर्मूला लिखा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सॉरी मास सी एंड डेल्टा टी, तो सी इज इक्वल टू 1/m डेल्टा सी बाई डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपकी स्पेसिफिक हीट का ओरिजिनल फॉर्मूला। यूनिट की बात कर लेते हैं, तो यूनिट क्या होगी, C इज इक्वल टू, देखो मास है तो मास को ग्राम में लिखते हैं, क्यू को कैलोरी में लिखते हैं, तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड या फिर कैलोरी पर ग्राम केल्विन, दोनों में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों क्वांटिटी जो होती है ये ना इक्वल भी होती है, ये जो है ना ये दोनों क्या है, ये सेम थिंग है, ये समझ लो। सेम बात क्यों हुई, अगर आप इसको थोड़ा सा ओपन करके कैलकुलेट करके देखोगे, ठीक है, इन दोनों को, तो आपके पास डेल्टा टी है, ठीक है। इस डेल्टा टी को आप एब्सोल्यूट इसको केल्विन में ले लेना, और डेल्टा टी को ले लेना इसमें डिग्री सेल्सियस में, और दोनों चीजों को इक्वल करके देखोगे तो आपको प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ मुझे प्रूफ करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। एक फॉर्मूला है जो F-32 इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस, ये भी सबको पता होना चाहिए, कहीं न्यूमेरिकल में काम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती। और यहाँ पे एक और होता है जो सबको पता ही होगा, केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। जितना भी आपके पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है उसको अगर आप ऐड करते हो 273 में, तो आपको केल्विन पैरामीटर मिल जाएगा, ठीक है। ये चीजें होगी आपकी स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे हीट कैपेसिटी की, नेक्स्ट बात करेंगे हम हीट कैपेसिटी। मैं ये जो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ ये आपको जरूर काम आएंगी, और अगर ये नहीं समझ में आएंगी तो फिर ये समझो कि आगे आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। भले ही आप लोग वो डेरिवेशन देख के खुश हो जाओ, लेकिन अगर ये आपको समझ नहीं आती, इनके फिजिकल मीनिंग आपको नहीं पता है, तो आप आगे नहीं समझ सकते, ठीक है। तो इनमें ध्यान देना जरूरी है। देख चलो ये क्या होता है, ये होता है कि अगर मान लो वहां पे हमने 1 ग्राम मास की बात करी या यूनिट मास की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिट मास की नहीं, एज ए होल सैंपल की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल देते हैं द हीट गिवन टू द सिस्टम टू इंक्रीज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ, इसका टेम्परेचर ऑफ ऑफ ए सैंपल ऑफ ए सैंपल या सब्सटेंस, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। सिस्टम की बात ही कर रहे हैं तो ऑफ ए सैंपल
the temperature of a sample by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as heat capacity. ये आपका हीट कैपेसिटी होता है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, सी डेल्टा टी। ठीक है, सीधा सा ये पड़ा है इसका, तो सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब दो चीजें आती हैं, ठीक है, एक सेकेंड, मुझे लगा कि वीडियो में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है, शायद दिख नहीं रहा सही से, है ना। सो फॉर्मूला इज लाइक डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, विच इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, एक लिख देता हूँ, फॉर इनफाइनेटेसिमल चेंज, इनफाइनेटेसिमल चेंज which implies C is equal to dq by dt। ठीक है, देखो आपने ये भी एक रिलेशन देखा होगा फॉर आइडियल केस, आइडियल केस Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ठीक है, जहाँ पे Cp क्या है, ये आपका स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv दूसरा है, वो है क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, दोनों पैरामीटर्स अलग अलग हैं, ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, देखो अब वहां पे स्पेसिफिक हीट में हमने 1 ग्राम मास या फिर यूनिट मास की बात की, हीट कैपेसिटी में हमने जो बात की वो होल मास की बात की, टोटल मास की बात की। ठीक है, टोटल मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया। यहाँ पे हम बात करते हैं एक मोल मास की। ठीक है, कितने की, एक मोल मास की, या फिर मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, 1 मोल अमाउंट की बात करते हैं कि उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तक बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ाने के लिए जो हमें हीट रिक्वायर्ड होगी उसी को हम क्या बोल देते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, हीट, द हीट गिवन टू द सिस्टम, द हीट, द हीट गिवन टू द सिस्टम, टू द सिस्टम, सिस्टम टू increase mass, increase temperature of, increase, क्या करना है, टेम्परेचर को बढ़ाना है, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, 1 मोल मास के टेम्परेचर को बढ़ाना है अपने को। ठीक है, 1 मोल मास ऑफ 1 मोल बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट। जो हीट दी हमने डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मास, मास आएगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स एन, और नंबर ऑफ मोल्स एन इंटू सी एम, इसको डिनोट कर देते हैं सी एम से, एन सी एम एंड डेल्टा टी। ठीक है, सी एम क्या है यहाँ पे आपकी, सी एम है मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, एक्चुअली मास जो होता है वो मास क्या होता है, एन इंटू मोलर मास, एन नंबर ऑफ मोल्स है, एन क्या है, मोलर मास है, और ये एम आपका मास है। सो विच एम्प्लाइज सी एम इज इक्वल टू 1 अपॉन एन एंड डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, अब अगर आप देखना चाहो तो इनमें रिलेशन भी दिखा देते हैं। ठीक है, रिलेशन कैसे, जैसे स्पेसिफिक हीट क्या था, C इज इक्वल टू, स्पेसिफिक हीट था 1 अपॉन m डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये आपका स्पेसिफिक हीट था, और ये आपका C प्राइम जो हमने बोला वो क्या था, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अगर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी की वैल्यू अपन C प्राइम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमें रिलेशन मिल जाता है C प्राइम इज इक्वल टू एम सी,
का मतलब जो हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ऐसे ही आप एक रिलेशन इससे भी बना सकता है साथ में। ठीक है, तो सॉरी, ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं लेटेंट हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब आपका आता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को हिंदी में भैया गुप्त उष्मा कहते हैं। गुप्त उष्मा, छुपी हुई उष्मा। ठीक है, लेटेंट हीट। अब देखो, लेटेंट हीट को समझो अच्छे से। लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट होता है कि मान लो हमने कोई अमाउंट ऑफ हीट किसी सिस्टम को दे दिया, या फिर उसको देने के लिए हमें चाहिए। ठीक है, और 1 ग्राम मास को या फिर यूनिट मास को हम उसका फेज चेंज कर दें। ठीक है, मतलब हीट रिक्वायर्ड टू, ठीक है, हीट, द हीट रिक्वायर्ड टू, हीट रिक्वायर्ड टू, अब किसके लिए चाहिए? हमें फेज ट्रांजिशन के लिए चाहिए। ठीक है, टू कन्वर्ट, कन्वर्ट, सॉरी, टू कन्वर्ट 1 ग्राम, और यूनिट मास बोल सकते हैं, यूनिट मास ऑफ सैंपल। ठीक है, इसका मास यूनिट मास ऑफ सैंपल मटेरियल, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस या फिर कोई मटेरियल, मटेरियल। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना है? पेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 1 ग्राम यूनिट मास को। तो देखो, पहली बात तो यहाँ पे कोई भी रटे रटे डेफिनेशन मत लिख लेना। अगर डेफिनेशन को रटोगे आप तो उनका मतलब भूल जाओगे। ठीक है, तो आपको बिना रटे सब कुछ देखना है, समझना है, और उसके बाद में अपने आप से लिख लेना है। अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ, ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। एट, सॉरी, प्रेशर नहीं, टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंडीशन? कांस्टेंट टेम्परेचर वाली। इसको मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा, आपको रिलेट कराऊंगा फिजिकली कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फ्रॉम, फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, टू अनदर फेज इज कॉल्ड लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। पहली बात, बीएससी में ये सब चीजें कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कितना आपको पहले से आता होगा, कितना नहीं आता होगा, क्योंकि मैंने भी बीएससी किया था। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, और ये अगर आएंगी तभी आप सिलेबस में आगे बढ़ सकते हो, इंटरेस्टिंगली उसको समझ सकते हो। ठीक है, तो लेटेंट हीट क्या हो गया आपका? जैसे डेल्टा क्यू हमने दिया इज इक्वल टू मास इनटू एल। एक यूनिट मास को चेंज करने के लिए, उसका फेज चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, वही हीट क्या होती है? लेटेंट हीट होती है। ठीक है, इस, इसको हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एम। ठीक है, ये भी इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, इसकी यूनिट क्या हो सकती है? इसकी हो जाएगी कैलोरी पर ग्राम। ओके, अगर इतना क्लियर हो गया है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, और मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूँ जिससे आपको लेटेंट हीट अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, ये डेफिनेशन वगैरह लिख लेना, अगर किसी को जरूरत हो, नहीं जरूरत हो तो अपनी भाषा में लिख लेना, डजेंट मैटर। ठीक है, मान लो वाटर है। ठीक है, वाटर है, मान लो 30 ग्राम उसकी क्वांटिटी है। ठीक है, मास कितना है वाटर का? 30 ग्राम है। और एक मिनट, ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है, हम एग्जांपल ले रहे थे। देखो, मान लो वाटर है। ठीक है, एक वाटर है और दूसरा आइस है। वाटर का जो मास है वो कितना है? 30 ग्राम है। ओके, और इसका टेम्परेचर है मान लो 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और आइस जो है वो आपके पास आइस का अमाउंट है 10 ग्राम, और इस वो टेम्परेचर सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि आइस मेल्ट करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? विल आइस
मेल्ट और नॉट, विल आइस मेल्ट और नॉट, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको गिवन है और ये पूछा है, तो देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें लेटेंट हीट निकालनी है, किसके लिए, लेटेंट हीट किसकी बनेगी, लेटेंट हीट होगी आपकी आइस की, लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना होगा, लेटेंट हीट की वैल्यू कितनी होती है, m इंटू एल, ठीक है। या फिर ऐसे बोल दें, सॉरी, लेटेंट लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी होती है, ये होती है 80 ग्राम पर मोल। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक तरीके से ये एब्सोल्यूट वैल्यू है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी है, 80 ग्राम पर मोल है, तो यहाँ पे हीट, कौन सी हीट, हीट रिक्वायर्ड, एक्चुअली हमारे पास जो आइस के पास जो हीट है ना वो कितनी है, हीट ऑफ आइस, आइस की हीट कितनी होगी, लेटेंट हीट ही होगी उसके पास, तो m इंटू एल, ठीक है। तो m इंटू एल का मतलब कितना होगा, मास कितना है आपका 10 ग्राम है, इंटू हीट कितना है, लेटेंट हीट आपका, लेटेंट हीट है 80 ग्राम पर मोल, ओके। अब एक बात बताओ, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास 800 कैलोरी आएगा, ठीक है। लेटेंट, अरे ग्राम पर मोल नहीं, कैलोरी पर मोल, कैलोरी पर, कैलोरी, एक सेकंड, लेटेंट हीट कैलोरी पर ग्राम, ओके, तो कैलोरी पर ग्राम हो गए, ऐसा नहीं होता, कैलोरी पर ग्राम होगा, L इज इक्वल टू क्यू बाई एम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 800 कैलोरी है, तो आइस में जो हिडन हीट है वो कितना है, मतलब 1 ग्राम के लिए आपके पास 80 कैलोरी पर ग्राम है, लेकिन 10 ग्राम के लिए 800 कैलोरी है, ठीक है। 800 कैलोरी आपके पास आइस के लिए लेटेंट हीट है, ये समझो कि इतना हीट चाहिए हमें आइस को मेल्ट कराने के लिए। अब वाटर का देखो, अगर इनको दोनों को मिला दिया जाए, अब आइस और वाटर को अगर मिलाओगे तो या तो आइस मेल्ट होगी तो टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, मेल्ट होगी तो टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, ऑब्वियस है। तो यहाँ पे आप वाटर के लिए देखोगे, ठीक है, वाटर के लिए हीट क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू, कितना हीट होगा वाटर के पास में, मास कितना है 30 ग्राम है, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कितनी कैलोरी है आपके पास, इसके पास हो जाएगा 750 कैलोरी, ठीक है। कितना कैलोरी, 750 कैलोरी, Q इज इक्वल टू 750 कैलोरी। अब यहाँ पे जो Q है वाटर, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इसको Q ऑफ आइस, ठीक है। सिंस Qi इज ग्रेटर देन Q वाटर, तो यहाँ पे ये समझो आप कि अगर हमें आइस को मेल्ट करवाना है तो हमें ये वाली जो हीट है, जो वाटर की हीट कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी हमारे पास, ये जो एनर्जी है, या फिर ऐसे बोल दें, ये जो हीट है ये 750 से ज्यादा नहीं, 800 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 800 से ज्यादा होगा तो आइस मेल्ट करेगी, 800 से कम होगा तो आइस मेल्ट नहीं करेगी। सो आइस विल नॉट मेल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो हीट हमें रिक्वायर्ड है, ये वाली हीट है ना यहाँ पे जो आई है 750, ये कम है। अगर ये 800 से ज्यादा होती तो ये वो हीट होती जो इस आइस को फेज ट्रांजिशन कर देती उसी 0 डिग्री टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अगर आप आइस और वाटर को मिक्स करते हो तो टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका बेसिक सा एक लेक्चर था। अब आगे हम थर्मल इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, देन जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन फर्स्ट लॉ, और पता नहीं क्या क्या चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, फ्री एक्सपेंशन है, और जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट है, फोरस प्लग एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, फेज ट्रांजिशन है, और काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। सो बाय बाय, आज के लिए काफी है।